Hello friends, I hope all are doing extremely well. लास्ट क्लास में हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक शुरुआत की थी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। अच्छा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ क्लासेस से अप्रोक्सीमेटली 3-4 क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस होंगी, उसमें वॉइस इशू आ रहा था। वॉइस वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद भी कई स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन थी कि वॉइस ऑडिबल नहीं है। ठीक है, मैंने अब इस क्लास से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी तरह से वॉइस मेरी सुनाई दे, ऑडिबल हो। दूसरा रीज़न एक वॉइस खराब होने का ये भी था कि मेरा थ्रोट खराब है बहुत दिनों से, और इस वजह से मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल पा रही थी, तभी आपको वॉइस इशू ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और ऑडिबल नहीं थी आवाज़। बट अब फिर भी कोशिश कर रही हूँ आज आपको जो लेक्चर डिलीवर हो उसमें आपको वॉइस पूरी तरह से सुनाई दे। ठीक है। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, नेचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन की भी बात की थी और फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट की भी बात करी थी हमने। और इसके आगे हमें बढ़ना था, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आगे पढ़ना था। फिलहाल इससे पहले का जो टॉपिक था सैम्पलिंग वाला, आई होप आपने वो रिवाइज किया होगा और उसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर हुआ भी होगा तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। बाकी एक स्टूडेंट का और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को लेके, तो पहले तो आज मीनिंग के बारे में बात करते हैं, होता क्या है। ऑडिट में कई बार ये टॉपिक थोड़ा ऑफ द ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक इन द सेंस मतलब ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये मैं ऐसे ही नॉर्मली डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये एक स्टूडेंट का डाउट आया था। तो होता क्या है, सबसे पहले परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होता क्या है उस बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, कोई भी अमाउंट अगर ओवरऑल मटेरियलिटी से के लेवल से लेस है और उसे रिड्यूस किया गया है, किस रीजन से? इस रीजन से ताकि जो भी स्मॉलर एरर्स होंगे, ओमिशंस होंगे जो कि ऑडिटर से आइडेंटिफाई नहीं हो पाए होंगे, उनका रिस्क निकल के आए। अच्छा, एग्जाम्पल इसका मैं दे रही हूँ आपको। देखिए, होता क्या है, कभी कभी घरों में आपने देखा होगा सिल्वर फिश अटैक कर जाता है। सिल्वर फिश इन द सेंस टर्माइट्स का नाम सुना होगा, दीमक का नाम सुना होगा। तो वो अंदर लकड़ी को पूरी खा जाता है। ठीक है, तो जब वो लकड़ी को पूरी खा जाता है तो आप देखोगे नॉर्मली जब आप जाके प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे वो टर्माइट इन्फेक्टेड है, तो आपको टर्माइट्स नजर नहीं आएंगे, टर्माइट्स आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन मिट्टी का तेल जब आप उसमें डालना शुरू करेंगे तो एकदम से टर्माइट्स की बारिशें होने लगेंगी, बरसने लगेंगे टर्माइट्स। क्यों? पहले आपने जब ऑब्जर्व किया, आपने उसे हटाने की कोशिश की, वो नहीं हटा। लेकिन फिर आपने कोशिश करी, आपने कहा कि हम इसमें सिल्वर फिश का अटैक हुआ है किसी भी लकड़ी के आइटम पे, कोई भी फर्नीचर आइटम पे, तो पहले उसमें मिट्टी के तेल को यूज करके देखते हैं, हो सकता है टर्माइट्स अपने आप खुद ब खुद बाहर निकल आए। ठीक है, तो यही इसका ही एग्जाम्पल है, टर्माइट्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिस्क को अलाउ किया। जितने भी स्मॉलर एरर्स, ओमिशंस जुड़े हुए थे जो ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे सिल्वर फिश को। 1 या 2 सिल्वर फिश दिख भी रही थी बट पूरी उनकी ग्रुप नहीं दिख रहा था। तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रिस्क को बाहर निकालना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा।
और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एक ऐसा अमाउंट होता है जो ओवरऑल मटीरियलिटी से कम होता है, उसे रिड्यूस किया जाता है ताकि जो भी रिस्क जुड़े हुए हैं छोटे मोटे एरर्स के, उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये जितने भी स्मॉलर आइटम्स हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं जब इन्हें पूरा सम अप किया जाए, इन्हें एग्रीगेट किया जाए। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल सेट किया जाता है इनको अकोमोडेट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो जितने भी एग्रीगेट यानी कि टोटल अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑडिटर ऑलरेडी सेट कर चुका होता है जो कि ओवरऑल मटीरियलिटी से कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे प्रोबेबिलिटी किसकी कम होती है? जितने भी अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं उनकी काफी हद तक प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, जो लेवल होता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का विच इज सिलेक्टेड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, उसमें ऑडिटर का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगता है कि हमें क्या लेवल एक्चुअली में अटेन करना चाहिए, क्या लेवल एक्चुअल में सेट करना चाहिए। वो ऑडिटर कैसे समझता है? अपने एक्सपीरियंस से, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग से, और जितनी भी प्रीवियस ऑडिट्स उसने किए होंगे उसमें जो भी उसको मिसस्टेटमेंट्स मिली होंगी उसके तजुर्बे से, उसके एक्सपीरियंस से वो समझता है। और इन मैटर्स से ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से इफेक्ट होती है। किस रिगार्ड में? जो भी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं अगर किसी भी पीरियड में, किसी भी एंटिटी में, तो वो पूरी तरह से ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, मटीरियलिटी लेवल जो होता है इसमें वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट लेवल्स पे सेट हो सकता है, डिफरेंट अकाउंट्स पे, और ये सैंपल साइज पे इसका पूरा इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर रिड्यूस्ड लेवल है मटीरियलिटी का तो सैंपल साइज बड़ा होगा ताकि सैंपल का रिस्क कम किया जा सके। ठीक है, अगर किसी पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का लेवल रिड्यूस्ड है, ठीक है, तो उससे सैंपल साइज का बड़ा होना जरूरी ही होगा, बड़ी ही होगी सैंपल साइज, लार्ज होगी। ठीक है, तो ये है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अच्छा, अब आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑडिटर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, उसका ऑडिट से कनेक्शन नहीं होता है। उसमें बेसिकली वो ये लिखता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या टाइमिंग हो, कैसे परफॉर्म होने हैं, उनका रिजल्ट्स कैसे होगा, एविडेंस कैसे ऑब्टेन होगा, उससे अगर मैटर्स अराइज होंगे, कंक्लूजन्स होंगे तो क्या कंक्लूजन्स कैसे निकल। अब ये तो हमें पता नहीं चलेगा कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे क्योंकि अभी तो हमने ऑडिट शुरू ही नहीं किया है, लेकिन कैसे मैटर्स अराइज हो सकते हैं ऑडिट के दौरान जिनका ध्यान देना जरूरी है। फर्दर जब डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो उसमें ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा जो भी स्पेसिफिक आइटम्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑडिट वर्क किसने परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, डिस्कस करना मैनेजमेंट से, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, इनकंसिस्टेंसीज है तो उसे डॉक्यूमेंट करना। अब फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? एंटिटी के साइज पे, कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा टर्नओवर है, रेंज है, स्कोप है, ब्रांचेस हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऑडिट प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म होंगे, क्या नेचर होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क, आइडेंटिफाइड रिस्क, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा तो उसका क्या रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, एक्सेप्शंस अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो उनका एक्सटेंट क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट नीड किस चीज की है? कंक्लूजन की। कंक्लूजन जो है वो सही निकले डॉक्यूमेंटेशन से, जो भी पेपर वर्क ऑडिटर ने किया है, और
जिस हिसाब से उसने ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट किए हैं उस हिसाब से उसको कंक्लूजन भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कंक्लूजन उसको सही तरीके से नहीं मिलेगा तो फिर उसका ऑडिट वर्क सारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स बेसिकली क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल्स। देखिए, पहले तो प्रोग्राम होता है, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है या फिर चेकलिस्ट बनाई जाती है, ईमेल के थ्रू करस्पॉन्डेंस भी भेजे जाते हैं। ठीक है, इश्यूज मेमोरेंडा होते हैं, एनालिसिस होते हैं, बट सबसे कॉमनली यूज जो होता है वो होता है ऑडिट प्रोग्राम। हर एक ऑडिट फर्म में आप देखेंगे तो वहां सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम ही बनता है। ठीक है, चेकलिस्ट भी बनती है, बट ये सारी जो चीजें हैं, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, इश्यूज मेमोरेंडा, ये सब इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हाँ, लेटर ऑफ कंफर्मेशन इज पॉपुलर, क्योंकि जब आप बैलेंस कंफर्मेशन लेते हो थर्ड पार्टी से, चाहे वो बैंक हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, तो वो काफी रेलेवेंस रखता है। अच्छा, अब इसमें ऑडिटर क्या इंक्लूड कर सकता है, एंटिटी के रिकॉर्ड्स की कॉपीज, जैसे सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने चेक करके जो एनालाइज किया, जो ऑब्जर्वेशंस निकाली, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप वर्किंग पेपर्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम रिप्लेस कर दें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, क्योंकि वर्किंग पेपर्स ऑडिटर उनको देख के बनाता है और उसके उन वर्किंग पेपर्स के बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट फाइनल करता है। तो ये सिनेरियो रहता है इसमें। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का टाइमली प्रिपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको 2 वीक्स का टाइम दिया है ऑडिट करने का, 2 वीक आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाने में ही लगा दिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल टाइम होना चाहिए। देखिए भाई, 2 वीक का टाइम दिया ऑडिट का, 3 दिन में आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, चौथे दिन से ऑडिट शुरू कर दिया, बढ़िया, बेस्ट है। ठीक, फिर ऑडिट फाइल फिजिकल मोड में रखो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखो, क्योंकि दोनों में लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। कभी कभी फाइल खो जाती है फिजिकली अगर रखो। इलेक्ट्रॉनिकली में क्या होता है, अगर बैकअप ना मेंटेन करो कंप्यूटर्स में और कोई वायरस अटैक हो जाए या कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़े किसी भी रीजन से, तो वो लूज हो जाता है डेटा। इसलिए बैकअप जरूर रखिए, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दोनों में मेंटेन करिए। ठीक है, तो वो ऑडिट फाइल होती है। कई लोग सिर्फ फिजिकली मेंटेन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना भूल जाते हैं, जिससे वो उनकी सबसे बड़ी केयरलेसनेस होती है वो। ठीक है, कुछ डेटा इलेक्ट्रॉनिक भी रखा रहना चाहिए, ताकि कल को आपकी कोई फाइल खो जाए तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। अब इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कंपनी के बुक्स एंड अकाउंट्स ऑडिट करते टाइम एक टीम मेंबर का व्यू था कि कोई रिलेशन नहीं है ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। अब देखिए, ये टीम मेंबर का व्यू है, किसी एंगेजमेंट मेंबर का व्यू है। ऑडिट फाइल होता क्या है, फोल्डर्स होते हैं, स्टोरेज मीडिया होती है, जो हम फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं किसके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट की, किसी पर्टिकुलर ऑडिट की। तो ऑडिटर क्या करता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिट फाइल में रखता है। तो रिलेशन कैसे नहीं होगा, ये तो गलत कह रहा है ना वो कि रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसे नहीं होगा, दोनों के बीच का रिलेशन तो है ना। आप सारा डॉक्यूमेंटेशन फाइल में ही तो स्टोर करते हो और उसके बाद क्या करते हो, असेंबल करते हो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल में, कंप्लीट करते हो उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस टाइमली बेसिस पे। और इसमें आप SQC1 को भी फॉलो करते हो, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, अदर अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज को फॉलो करते हो। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ टाइम लिमिट भी लिखी हुई है, किस चीज की, ऑडिट फाइल को असेंबल करने की। नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट फाइनल होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको
ऑडिट फाइल असेंबल करके रखनी है, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, और अगर ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है, ठीक है, 60 डेज वाली, उसके बाद आप असेंबलिंग कर रहे हैं, तो उससे आपको कंक्लूजन्स नए कंक्लूजन्स नहीं निकलेंगे, नए ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंसेस इन्वॉल्व नहीं होंगी। हाँ, ये है कि असेंबली प्रोसेस में कोई चेंजेस होने हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो चेंजेस हो सकते हैं अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब चेंजेस का मतलब कोई डिस्कार्ड करना, कोई डिलीट करना डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज मान लीजिए मैनेजमेंट से डिस्कस हो गई, वो हटानी है अपने ऑब्जर्वेशन से, सॉर्टिंग करना या साइनिंग ऑफ करना, ठीक है, या एंगेजमेंट के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे आपने कोई डिस्कशन किया एज एन ऑडिटर, उसके बाद कोई चीज डॉक्यूमेंट करनी है, उनकी नॉलेज में कोई नई चीज आई है, डॉक्यूमेंट करनी है, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन एक बार असेंबली जब हो जाती है ऑडिट फाइल की, तो ऑडिटर उसको ना तो डिलीट कर पाएगा ना डिस्कार्ड कर पाएगा। ठीक, और यहाँ पे फिर से SQC1 की बात करी है कि SQC1 जो है वो फर्म से क्या चाहती है कि ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाओ ताकि डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करा जा सके, और रिटेंशन पीरियड जो हो वो 7 साल से कम नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि 7 years का रिटेंशन पीरियड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो कि SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलता है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है किनका? सिग्निफिकेंट मैटर्स का। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो मैटर्स जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क को राइज करवा सकते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क, मटेरियल रिस्क की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ऑडिटर को डिफिकल्टी हो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने में, या ऑडिट प्रोसीजर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है या रिवाइज करनी पड़ेगी प्रीवियस असेसमेंट। ये सिग्निफिकेंट मैटर्स के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Such matters are of particular interest to those responsible for reviewing audit documentation, including those carrying out subsequent audits while reviewing matters of continuing significance. ये डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है सिग्निफिकेंट मैटर्स का ही क्यों ना हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो लोग रिव्यू कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब उसके बाद कोई नया ऑडिटर आ रहा है या अभी इंटरनल ऑडिट चला है, स्टैट ऑडिट होना है, रेवेन्यू ऑडिट होना है, तो वहाँ के जो ऑडिटर्स आने वाले हैं, दूसरे ऑडिटर्स आने वाले हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके अलावा वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन circumstances के in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to use of professional judgment। ठीक, देखिए वो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, जहाँ पे ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ऑडिटर के कंक्लूजन्स का बेसिस कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना, जैसे उसमें एक्सपर्ट लगवाना, एक्सपर्ट एडवाइस लेना, प्रोसीजर्स, कंफर्मेशन प्रोसीजर्स कैरी आउट करना, वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब आप एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, जरूरी हो जाएगा, या कंफर्मेशन प्रोसीजर्स कैरी आउट करना है। ठीक है, तो ये वो चीजें दी हुई है। एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, अगर समझ ना आए तो वील बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछिएगा, और अगर अभी भी वॉइस इशू आ रहा हो तो जरूर मुझे लिख के भेजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड यस, डू रिवाइज द चैप्टर. ठीक है, पिछले चैप्टर्स भी रिवाइज करिए और ये वाले भी रिवाइज करिए जो चल रहा है इस समय. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.